हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल सकरवार है और ये प्लेटफॉर्म है पाथ हाइस अकेडमी का। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स इन इंडिया। ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स या हैंडीक्राफ्ट्स नाम सुनते ही सबसे पहला सवाल हमारे मन में आता है कि हैंडीक्राफ्ट्स होते क्या हैं। तो हैंडीक्राफ्ट्स की अगर बात की जाए तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो हाथ से बनाए जाते हैं, जिसके अंदर ऑटोमेटिक मशीन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, वो सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हैंडीक्राफ्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन आज इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ हैंडीक्राफ्ट्स नहीं पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हाथ से बनाए गए हैं लेकिन उनका जो ट्रेडिशन है, उनका जो प्रेसिडेंस है, वो हिस्ट्री के अंदर भी हमें देखने को मिलता है। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अगर हैंडीक्राफ्ट्स की बात की जाए तो उनके यूजेस के बेसिस पर, उनके रॉ मटेरियल के बेसिस पर उनको कई ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे टेक्सटाइल्स है, ग्लासवेयर है, आइवरी है, सिल्वर एंड गोल्ड ऑब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, पोट्री हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा मेटलर्जी या मेटल के ऑब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, लेदर वर्क हमें देखने को मिलता है, वुडन वर्क या वुडन आर्टिफैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। उसी तरह टॉयज़ हमें देखने को मिलते हैं, अलग अलग रीजनल बेसिस पर अलग अलग टॉयज़ के टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं। अलग अलग तरह के स्टोन वर्क हमें देखने को मिलते हैं इंडिया के अंदर। तो इस लेक्चर के अंदर हम ये सारी कैटेगरीज और रीजनल वेरिएशन जो अलग अलग हैंडीक्राफ्ट्स में देखने को मिलते हैं वो सभी स्टडी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं टेक्सटाइल के साथ। टेक्सटाइल की बात की जाए तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो क्लोथ से बनाए जाते हैं, जो कपड़े से बनाए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल उनको पहनने के लिए किया जाता है, अपने शरीर को कवर अप करने के लिए किया जाता है, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम टेक्सटाइल कहते हैं। अगर टेक्सटाइल की बात की जाए तो टेक्सटाइल के अंदर इंडिया का एक बहुत ही रिच ट्रेडिशनल हिस्ट्री है। इंडिया शुरुआत से ही, यानी कि एंशिएंट पीरियड से ही अपने टेक्सटाइल के लिए बहुत फेमस है अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर कॉटन की बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में पहली बार अक्रॉस दी वर्ल्ड अगर कॉटन की बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर इंडिया पहला ऐसा रीजन था, या इंडियन सबकॉन्टिनेंट पहला ऐसा रीजन था जहां पहली बार कॉटन ग्रो होता है। एंशिएंट पीरियड से ही इंडिया एक मेजर सेंटर रहा है कॉटन मैन्युफैक्चरिंग का या टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का। अगर कॉलोनियल पीरियड की बात की जाए तो जो कॉलोनियल कंपनीज़ थी, यानी कि जो यूरोपियन कंपनीज़ थी, वो इंडिया आती हैं और यहाँ से उनका जो रिच टेक्सटाइल है उसको एक्सपोर्ट करती हैं यूरोप के अंदर। तो कॉलोनियल पीरियड में जो टेक्सटाइल फेमस था वो था छींट। छींट एक कोर्स टेक्सटाइल है जिसका मैन्युफैक्चरिंग सेंटर हमें हैदराबाद के अराउंड, यानी कि आज के तेलंगाना रीजन में देखने को मिलता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो टेक्सटाइल था ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड वो था कैलिकोस। कैलिकोस भी एक कोर्स टेक्सटाइल है, यानी कि आम लोगों के लिए उसको बनाया गया है, बहुत महंगा नहीं होता है। उसका भी एक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर हमें मालाबार रीजन, यानी कि सदर्न इंडिया में देखने को मिलता है। जो तीसरा इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल है ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड वो है मसलिन। मसलिन का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर हमें बंगाल में देखने को मिलता है। मसलिन एक बहुत ही रिच और बहुत ही प्रीमियम क्लास फैब्रिक है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोप के अंदर। और आप फिगर के अंदर देख सकते हैं, ये जो बहुत ही ट्रांसपेरेंट टाइप का फैब्रिक है इसको मसलिन कहा जाता है। तो मसलिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैब्रिक था ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। उसके अलावा जो नेक्स्ट फैब्रिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता था ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड वो था बंदाना, या ऐसा फैब्रिक जो टाई एंड डाई टेक्निक इस्तेमाल करके बनाया गया है। टाई एंड डाई टेक्निक की अगर बात की जाए तो ये इस तरह की टेक्निक है जिसमें फैब्रिक के अंदर अलग अलग लेयर्स लाए जाते हैं बाय यूजिंग वेरियस टाई एंड डाई टेक्निक। अलग तरह से कपड़े को बांधा जाता है, फिर उसके बाद डाई किया जाता है, जिसकी वजह से फैब्रिक के अंदर अलग अलग तरह के लेयर्स आ जाते हैं। अभी रीजनल वेरिएशन की वजह से अलग अलग तरह के टाई एंड डाई फैब्रिक हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं और उनका एक रिच ट्रेडिशन है। तो लहरिया और बांधनी जो फैब्रिक है वो हमें राजस्थान में देखने को मिलता है। इसके अलावा इकाट फैब्रिक हमें तेलंगाना रीजन में देखने को मिलता है, पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट में। तेलिया रुमाल हमें पुट्टापका नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में देखने को मिलता है। ये एक मेजर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है। इसके अंदर ऑयल का यूज़ किया जाता है टाई एंड डाई टेक्निक के साथ, ताकि अलग तरह के कलर्स निकल के आएँ। फिगर के अंदर आप देख सकते हैं तेलिया रुमाल का ये फिगर है। इसके अलावा पटोला जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैब्रिक है जो टाई एंड डाई टेक्निक इस्तेमाल करके बनाया जाता है और उसका मेजर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है सूरत और गुजरात।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैब्रिक है जो कि टाई एंड डाई टेक्निक इस्तेमाल करके बनाया जाता है, वो है बटेकाट, और उसका मैन्युफैक्चरिंग सेंटर हमें वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैब्रिक हैं जो कि टाई एंड डाई टेक्निक इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। अगर अदर टेक्सटाइल की बात की जाए रीजनल बेसिस पर, तो नॉर्थ इंडिया को जब हम डिस्कस करेंगे तो नॉर्थ से शुरू करेंगे तो हमारे पास लद्दाख में आपका पश्मीना शॉल देखने को मिलता है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है उसके अंदर, और उनको कानी शॉल के नाम से जाना जाता है। ये भी पश्मीना शॉल ही हैं, लेकिन इनका नाम बदल जाता है जम्मू एंड कश्मीर में आके ड्यू टू सडन वेरिएशन। पंजाब की अगर बात की जाए तो वहाँ पर फुलकारी फैब्रिक हमें देखने को मिलता है। इमेज के अंदर आप देख सकते हैं ये फुलकारी फैब्रिक है जिसके अंदर अलग अलग फ्लोरल डिज़ाइंस हमें देखने को मिलते हैं फैब्रिक के अंदर। उत्तराखंड के अंदर हमें चंबा रूमाल देखने को मिलता है, जीआई टैग भी चंबा रूमाल को मिल चुका है। उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर हमें चिकनकारी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस में देखने को मिलता है। लखनऊ एक मेजर सेंटर है चिकनकारी का। चिकनकारी एक एम्ब्रॉयडरी टेक्निक है जो कि फैब्रिक के ऊपर, कॉटन फैब्रिक के ऊपर की जाती है, और इस फैब्रिक को हम चिकनकारी कहते हैं। लखनऊ मेजर सेंटर है उसका। अगर वेस्टर्न इंडिया या सेंट्रल इंडिया की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर जैसा हमने डिस्कस किया कि बंदानी फैब्रिक बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस में है। इसके अलावा गुजरात के अंदर पटोला फैब्रिक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एमपी के अंदर आपका चंदेरी फैब्रिक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। चंदेरी एक जगह है और उसी जगह के नाम से ये फैब्रिक जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के अंदर आपका कोसा फैब्रिक या कोसा सिल्क से बना हुआ फैब्रिक बहुत ज़्यादा फेमस है। कोसा सिल्क की जो साड़ीज़ हैं बहुत पॉपुलर हैं, खासकर बस्तर रीजन के अंदर। ईस्टर्न इंडिया की अगर बात की जाए तो बिहार के अंदर भागलपुरी सिल्क और भागलपुरी सिल्क फैब्रिक बहुत ज़्यादा फेमस है। झारखंड के अंदर आपका तस्सार सिल्क साड़ीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हैं और बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हैं। वेस्ट बंगाल जो कि एक इम्पॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर रहा है ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम्स, तो वहाँ पर अलग अलग तरह के फैब्रिक्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। जैसे ताँत की साड़ी बहुत फेमस है, इमेज के अंदर आप देख सकते हैं। इस तरह की जो फैब्रिक होता है उसको ताँत फैब्रिक बोलते हैं। जनरली साड़ीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जामदानी बहुत फेमस है वेस्ट बंगाल के अंदर। जामदानी का भी एक रिच ट्रेडिशन है। जो मसलिन है, जामदानी का भी एक रिच ट्रेडिशन है वेस्ट बंगाल के अंदर। जो मसलिन फैब्रिक है उसको लोकल लैंग्वेज के अंदर जामदानी फैब्रिक कहा जाता है, यानी कि प्रीमियम क्लास फैब्रिक है। जो रॉयल फैमिलीज़ हैं मुग़ल इंडिया की या सल्तनत पीरियड में जामदानी फैब्रिक का इस्तेमाल किया करते थे। इसके अलावा बलूचरी फैब्रिक भी फेमस है वेस्ट बंगाल के अंदर। सिक्किम की बात की जाए तो वहाँ लेप्चा जो ट्राइब है उसका एक वीविंग टेक्निक है जिसकी वजह से एक अलग तरह का फैब्रिक वहाँ निकल के आता है जिसको सीसनू नाम से भी जाना जाता है, लोकल नेम है उसका। और इमेज के अंदर आप उसका जो इमेज फिगर है वो देख सकते हैं किस तरह से ये फैब्रिक देखा जाता है। उड़ीसा के अंदर आपका इकाट फैब्रिक बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस है उस रीजन के अंदर। साउथ इंडिया की अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश के अंदर कलमकारी टेक्निक या उपादा जामदानी बहुत फेमस है। कलमकारी एक पेंटिंग टेक्निक भी है, और जब उस पेंटिंग टेक्निक को फैब्रिक के ऊपर इंस्क्राइब किया जाता है, फैब्रिक के ऊपर यूज़ किया जाता है, तो एक फैब्रिक का टाइप निकल के आता है। आंध्र प्रदेश उसका मेजर सेंटर है। इसके अलावा तेलंगाना के अंदर जैसा कि हमने डिस्कस किया इकात फैब्रिक बहुत फेमस है। कर्नाटका के अंदर इलकाल साड़ीज़ या इलकाल फैब्रिक बहुत ज़्यादा फेमस है आपका। केरला के अंदर केसवू साड़ीज़ बहुत फेमस हैं। साउथ इंडियन मूवीज़ में आपने ये साड़ीज़ देखी होंगी, फिगर के अंदर भी आप देख सकते हैं। इस तरह की जो साड़ीज़ होती हैं, इस तरह की जो फैब्रिक होती है उसको केसवू फैब्रिक या केसवू साड़ीज़ के नाम से जाना जाता है। तेलंगाना के अंदर कांचीपुरम एक मेजर टेक्सटाइल सेंटर है और कांचीपुरम के नाम से ही वहाँ का फैब्रिक जाना जाता है, कांचीपुरम फैब्रिक। इसके अलावा कॉनराड सिल्क भी बहुत फेमस है आपका तमिलनाडु के अंदर। अगर नेक्स्ट कैटेगरी की बात की जाए हैंडीक्राफ्ट्स के अंदर तो वो है हमारा ग्लासवेयर। इंडिया के अंदर ग्लासवेयर को लेके एक रिच ट्रेडिशन रहा है। शुरुआत में ड्यूरिंग द क्रिश्चियन एरा रोम से ग्लासवेयर इंपोर्ट होता था इंडिया के अंदर, और रोमन ग्लासवेयर को एम्फोर के नाम से जाना जाता था। एक स्पेसिफिक टाइप के यूटेंसिल्स हुआ करते थे जिसमें डबल हैंडल का इस्तेमाल किया जाता था। उस तरह के ग्लासवेयर को एम्फोर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हमारा भी खुद का ग्लासवेयर को लेके एक रिच ट्रेडिशन है। महाभारत के अंदर ग्लासवेयर के आपके रेफरेंसेस हमको मिलते हैं, ग्लासवेयर का इस्तेमाल वहाँ पर होता है। इसके अलावा अगर हाल ही की बात की जाए तो इंडिया के अंदर मेजर जो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर हैं ग्लासवेयर को लेके वो हैं वाराणसी। वाराणसी बहुत पॉपुलर है अपने ग्लास बीड्स के लिए।
इसके अलावा पुरदिलपुर एक लोकल सेंटर है हाथरस डिस्ट्रिक्ट के अंदर उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर ब्लैक ग्लास बीड्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की ही बात की जाए तो एक और इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है जो अपने ग्लास फेयर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है फिरोज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट। फिरोज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ग्लास बेंगल्स और अदर यूटिलिटी प्रोडक्ट्स ग्लास के बहुत ज़्यादा बनते हैं, बहुत बड़ा सेंटर है वो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग का। इसी तरह सहारनपुर के अंदर हमें पचकोरा ग्लास देखने को मिलता है, अलग अलग तरह के ग्लास टॉयज़ वहाँ पर देखने को मिलते हैं। बिहार के अंदर जो संतल ट्राइब है उसका जो ग्लास टेक्निक है उसको टिकोली आर्ट के नाम से जाना जाता है। संतल ट्राइब को लेके एक और इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि संतल ट्राइब जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है इंडिया के अंदर, और हमारी जो अभी की प्रेसिडेंट हैं वो संतल ट्राइब को ही बिलोंग करती हैं। अगर नेक्स्ट कैटेगरी की बात की जाए तो वो है गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी। तो गोल्ड एंड सिल्वर आर्टिफैक्ट्स का भी रिच ट्रेडिशन है इंडिया के अंदर, हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही हमें इसके जो एविडेंसेस हैं वो देखने को मिलते हैं। अगर सिल्वर वर्क की बात की जाए तो इंडिया के अंदर जनरली फिलीग्री वर्क इस्तेमाल किया जाता है सिल्वर ज्वेलरी बनाने को लेके। उड़ीसा के अंदर जो एंकलेट्स फेमस हैं उनको अलग अलग रीजनल नाम से जाना जाता है, जैसे पेंजरी और पैजम। गुची भी एक तरह का सिल्वर मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है और अलग अलग रीजन्स के अंदर फेमस है। इसके अलावा आपका कर्नाटका के अंदर एक विलेज है बीदरी विलेज, वहाँ की जो एंकलेट्स हैं, वहाँ की जो सिल्वर ज्वेलरी है उसको उसी के रीजनल नेम के अकॉर्डिंग जाना जाता है, बीदरी आर्ट के फॉर्म में जाना जाता है। अगर आइवरी की बात की जाए तो आइवरी भी एक स्पेसिफिक और एक स्पेशल हैंडीक्राफ्ट टेक्निक है जिसके अंदर जो एलिफेंट टस्क होता है, एलिफेंट का दांत जो होता है, उसका इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट्स या आर्टिफैक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं। केरला एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है आइवरी का। साउथ इंडिया के अंदर ज़्यादातर एलिफेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, इसीलिए साउथ इंडिया के अंदर हमें मेजर आइवरी कार्विंग सेंटर्स देखने को मिलेंगे। केरला एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है जिसमें आइवरी कार्विंग और आइवरी पेंटिंग हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा जोधपुर एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है जहां आइवरी बैंगल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाए जाते हैं, एक मेजर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है आइवरी बैंगल्स का। मूवीज़ के अंदर आपने देखा होगा कि वहाँ की जो लेडीज़ हैं वो आइवरी बैंगल्स इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा जयपुर एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है जहाँ पर आइवरी सरफेस के ऊपर जाली वर्क का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। आप फिगर के अंदर देख सकते हैं कि जाली वर्क का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। इसके अलावा ये जो टेक्निक है जाली वर्क की, ये आपका मुग़ल आर्किटेक्चर या सल्तनत पीरियड का जो आर्किटेक्चर है वहाँ से लिया गया है। मुग़ल आर्किटेक्ट्स और जो सल्तनत पीरियड के बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर जाली वर्क का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा जगन्नाथ टेम्पल के अंदर भी या जगन्नाथ टेम्पल के आसपास का जो रीजन है वहाँ पर भी हमें आइवरी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर देखने को मिलता है और उसका इम्पोर्टेंस देखने को मिलता है। अगर नेक्स्ट कैटेगरी की बात की जाए तो वो है मेटलर्जी। इंडिया का जो एक ट्रेडिशन है और एक साइंटिफिक एक्सीलेंस है रिगार्डिंग मेटलर्जी, वो किसी से छुपा नहीं है। एंशिएंट टाइम से ही इंडिया अपनी मेटलर्जी टेक्निक के लिए जाना जाता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन हमें, जो कि ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन है, ब्रॉन्ज का इस्तेमाल वहाँ पर देखने को मिलता है। बहुत ही एलोकेंट और बहुत ही एस्थेटिक आर्ट हमें वहाँ देखने को मिलती है और उसको अगर एपिटोमाइज़ किया जाए तो वो हमें मोहनजोदारो के अंदर जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है उसके रूप में उसको एपिटोमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ऑलकेमी की जो एक रिच ट्रेडिशन हमें इंडियन सब्जेक्ट्स के अंदर देखने को मिलता है, तो वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है रस रत्नाकर। ये एक किताब है ऑलकेमी के ऊपर, यानी कि अलग अलग मेटल्स का किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, किस तरह उनकी इफ़ेक्टिवनेस बढ़ाई जा सकती है, क्या क्या उनके यूजेस हैं। ये कंटेंट है इस किताब का, और ये जो किताब है वो क्रिश्चियन एरा के टाइम पर नागार्जुन द्वारा लिखी जाती है। तो इंडिया के अंदर मेटलर्जी को लेके बहुत ही रिच ट्रेडिशन है। अगर हाल ही की बात की जाए, जो मेजर सेंटर हैं मेटलर्जी को लेके इंडिया के अंदर, वो हैं आपके तंजौर, जिसको तंजावुर के नाम से भी जाना जाता है। चेन्नई के अंदर एक जगह है ये जो सेंटर है वो नटराज इमेजेस या नटराज स्टैचूज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ब्रॉन्ज के स्टैचूज़ ये बनाए जाते हैं और ये जो टेक्निक है वो चोला पीरियड में अपने पीक पर जाती है और तभी से प्रेवलेंस में है। केरला के अंदर भी नटराज स्टैचूज़ हमें देखने को मिलते हैं जिनको गज तांडव फॉर्म में डिपिक्ट किया जाता है। बस्तर रीजन जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वहाँ पर हमें बस्तर डोकरा के जो स्टैचूज़ हैं या वहाँ के जो आर्टिफैक्ट्स हैं बस्तर डोकरा को डिपिक्ट करते हुए वो
देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सरथेबारी एक जगह है आसाम के अंदर, वहाँ बेल मेटल का इस्तेमाल किया जाता है यूटेंसिल्स बनाने के लिए। बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है वो बेल मेटल यूटेंसिल्स के लिए। तो ये मेटलर्जी को लेके इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर। अगर लेदर की बात की जाए तो इंडिया के अंदर बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग सेंटर हैं लेदर ऑब्जेक्ट्स को लेके, लेदर आर्टिफैक्ट्स को लेके, चाहे वो शूज़ हों, चाहे वो पर्सेस हों, चाहे वो बेल्ट्स हों। आगरा एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है लेदर आर्टिफैक्ट, लेदर ऑब्जेक्ट्स के लिए। बहुत सारी इंपॉर्टेंट टैनरीज आगरा में देखने को मिलती हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी टैनरीज आगरा में देखने को मिलती हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट सेंटर है उत्तर प्रदेश के अंदर वो है आपका कानपुर। कानपुर के अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी टैनरीज हमें देखने को मिलती हैं। अभी जो शिफ्ट हो गया है कुछ बिजनेस कानपुर से आगरा और अदर रीजन्स के अंदर। इसके अलावा राजस्थान की बात की जाए तो जयपुर और जोधपुर डिस्ट्रिक्ट दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां अलग तरह का फुटवेयर हमें देखने को मिलता है, जिनको मोजरीज़ के नाम से जाना जाता है। जनरली शेरवानीज़ या कुर्ता पजामा के साथ लोग मोजरीज़ पहनना प्रेफर करते हैं। आप सभी के पास भी मोजरीज़ होंगी ही। अगर कोल्हापुर की बात की जाए तो कोल्हापुर एक मेजर सेंटर है और कोल्हापुरी चप्पल्स बहुत फेमस हैं। कोल्हापुर एक महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट है और मेजर सेंटर है लेदर का। अगर वुडन वर्क की बात की जाए तो रीजनल बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि इंडिया के अंदर अलग अलग तरह की वुड मिलती हैं और वो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है वुडन आर्टिफैक्ट्स बनाने में। तो रीजनल वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं वुडन वर्क को लेके। तो कश्मीर के अंदर वॉलनट और देवदार वुड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और वॉलनट और देवदार वुड के हमें आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कर्नाटका के अंदर सैंडलवुड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, चंदन की जो लकड़ी है, तो उसके बहुत ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर सैंडलवुड टॉयज़ बहुत फेमस हैं। एक मूवी है पुष्पा, उसके अंदर आपने सैंडलवुड का इस्तेमाल देखा होगा, लाल कलर की जो चंदन की लकड़ी होती है। केरला के अंदर टीक वुड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, टीक वुड के आर्टिफैक्ट्स बनाए जाते हैं। राजस्थान के अंदर रोहिडा वुड होती है और जनरली उसका इस्तेमाल आपका सिंदूर बॉक्स बनाने के लिए या वर्मिलियन पाउडर जिसको कहते हैं उसको रखने के लिए जो बॉक्स बनता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अलग अलग तरह के रीजनल सेंटर्स हैं, रॉ मटेरियल की बेसिस पर अलग अलग हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग सेंटर देखने को मिलते हैं अक्रॉस दी कंट्री। अगर टॉयज़ की बात की जाए तो इंडिया के अंदर एक रिच ट्रेडिशन रहा है टॉयज़ को लेकर। हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर भी हमें बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स इस तरह के देखने को मिलते हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं कि अलग अलग तरह के टॉयज़ उस समय बनाए जाते थे क्ले और मिट्टी के। तो अभी की अगर बात की जाए तो इंडिया के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटर्स हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स हैं जो कि अपने ट्रेडिशनल टॉयज़ के लिए जाने जाते हैं। जैसे आपका चन्नापटना टॉयज़ हो गया। चन्नापट्टनम एक टाउन है कर्नाटका के अंदर, तो वहाँ के टॉयज़ बहुत फेमस हैं। इसके अलावा कोंडापल्ली टॉयज़ बहुत फेमस हैं और कोंडापल्ली एक विलेज है आंध्र प्रदेश के अंदर। इसके अलावा तंजावुर गोलू डॉल्स बहुत फेमस हैं। तंजावुर जैसा कि हमने डिस्कस किया चेन्नई या उसके तमिलनाडु के पास पड़ता, तमिलनाडु स्टेट के अंदर पड़ता है। इसके अलावा अशारी कांडी टेराकोटा टॉयज़ भी बहुत फेमस हैं और अशारी कांडी एक जगह है धुबरी डिस्ट्रिक्ट के पास आसाम में। बनारस वुडन टॉयज़ भी बहुत फेमस हैं अपने एक्सीलेंस के लिए। इसके अलावा नाटुग्राम टॉयज़ बहुत फेमस हैं। नाटुग्राम एक विलेज है, एक जगह है आपका वेस्ट बंगाल के अंदर। तो ये हमारे पास कंटेंट है टॉयज़ को लेके, अलग अलग टॉयज़ हैंडीक्राफ्ट को लेके जो कि अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स में डेवलप होते हैं और अलग अलग टेक्निक इस्तेमाल होने की वजह से यहाँ पर हमें रीजनल वेरिएशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर स्टोन वर्क की बात की जाए तो अगेन इंडिया का बहुत बड़ा नाम है स्टोन वर्क को लेके। हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट साइट है जिसको धोलावीरा के नाम से जाना जाता है। वहाँ एक्सटेंसिव स्टोन वर्क हमें देखने को मिलता है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के अंदर। और अगर आगे चला जाए तो अशोकन इंस्क्रिप्शन एक अलग ही कहानी कहते हैं अबाउट द इंडियन एक्सीलेंस इन स्टोन वर्क। अगर मेडिवल पीरियड में आया जाए तो बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस मिलते हैं कि जब मोहम्मद गजनी इंडिया में अटैक करता है तो यहाँ से बहुत सारे स्टोन वर्क आर्टिस्ट वो अपने साथ लेके जाता है ताकि गजनी को सजाया जा सके, वहाँ पर काम किया जा सके। तो इंडियन स्टोन वर्क आर्टिस्ट का एक्सीलेंस अक्रॉस दी ग्लोब माना जाता था और बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट थे वो अपने काम के अंदर। इसके अलावा अलग अलग केव आर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो अजंता की केव्स हो, अलोरा की केव्स हो, एलिफेंटा केव्स हो। ये सारे ही इंडिया की जो एक्सीलेंस है रिगार्डिंग स्टोन वर्क उसकी ओर डिपिक्ट करते हैं।
अगर मेजर सेंटर की बात की जाए तो आगरा एक मेजर सेंटर है स्टोन वर्क का, मार्बल का वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, मार्बल हैंडीक्राफ्ट्स वहाँ डेवलप होते हैं। और ताजमहल और इत्तेमाद-दौला के अंदर आपने देखा होगा कि एक ख़ास तरह की डिज़ाइन और एक ख़ास तरह की हैंडीक्राफ्ट टेक्नोलॉजी वहाँ पर यूज़ की गई है, जिसको पेत्रा-दूरा के नाम से जाना जाता है। पेत्रा-दूरा एक स्पेसिफ़िक टेक्निक है जिसके अंदर जो प्रीशियस जेम्स हैं, प्रीशियस स्टोन्स हैं, उनको इनले किया जाता है मार्बल के अंदर और अलग अलग तरह के डिज़ाइन, जनरली फ्लोरल डिज़ाइन डेवलप होते हैं। पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं। तो ये एक ओवरव्यू डिस्कशन था, एक कॉम्प्रहेंसिव डिस्कशन था रिगार्डिंग द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स इन इंडिया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये डिस्कशन। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे फिर किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।